साल 1943 में सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था। सबसे बड़ी हाईलाइट थी हिटलर और उसकी नाजी सेना। आठ लाख यहूदियों को एक गैस चैम्बर में डालकर मार दिया था। लेकिन इसी बीच भारत में, जहां पर वर्ल्ड वार जैसी सिचुएशन तो नहीं थी, मगर उसके बावजूद एक इंसान की वजह से 30 लाख इंडियंस भूख से तड़प कर मर गए थे। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल को आज भी पूरी दुनिया में वर्ल्ड वार के हीरो के रूप में पेश किया जाता है, जिसने हिटलर की बढ़ती तबाही को रोकने और उससे मुक्ति दिलाने में बहुत बड़ा रोल निभाया था। लेकिन जिस हिटलर के खिलाफ जाने के लिए विंस्टन चर्चिल इतने फेमस हुए, इंडिया में उनकी इमेज हिटलर से भी कई ज्यादा बुरी है। सिर्फ एक साल के अंदर इंडिया के बंगाल में 30 लाख लोग बिना किसी बीमारी या फिर बिना किसी प्राकृतिक आपदा के भूख से मरने के लिए मजबूर हो गए। इस पूरे अकाल को 1943 बंगाल अकाल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये अकाल सूखे की वजह से नहीं बल्कि ये अकाल विंस्टन चर्चिल की वजह से आया था। भारत सदियों से ब्रिटेन का गुलाम रहा है। यहाँ के निवासियों को आज़ादी के सपने देखने का कोई अधिकार नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य इतना भी शक्तिहीन नहीं हो गया कि वो भूखे नंगे भारतवासियों को कुचल न सके। ये वे लाइनें हैं जिसे विंस्टन चर्चिल ने अपने देश की संसद में तब कहा था, जब बतौर प्रधानमंत्री उनसे भारत को आज़ाद करने की बात कही जा रही थी। विंस्टन चर्चिल एक इंपीरियल लीडर था जो व्हाइट लोगों को ही ऊंची नस्ल मानता था, बिल्कुल हिटलर की तरह ही जो सिर्फ आर्यों को ही ऊंची नस्ल मानता था। यही वजह थी कि चर्चिल भारत को आज़ाद करने के पक्ष में नहीं था। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी, और वो थी गांधी जी की पॉपुलैरिटी। चर्चिल यदि भारत में सबसे ज्यादा नफरत करता था तो वो थे गांधी जी, क्योंकि गांधी जी की इमेज इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छी थी। दोस्तों, आपको बता दिया जाए तो एक बार बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। जब बंगाल के गाँव में खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था तो वो लोग शहरों की तरफ भागे। कई स्टोरेज कहते हैं कि शहरों में हालत और ज्यादा बदतर थी, क्योंकि लोगों की लाशें सड़कों पर पड़ी हुई थी। ये अकाल कितना ज्यादा भयंकर था, ये अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि बंगाल में जो जवान लड़के थे वो अपने बूढ़े माँ बाप को खाने के लिए तैयार हो गए थे। एक साल तक बंगाल की सड़कों पर भूख और मौत के अलावा कुछ भी नहीं था, जिसके बाद करीब 30 लाख लोग मारे गए। जब इतने बड़े पैमाने पर लोग मारे गए तो जवाब तो देना ही था। अब जवाब क्योंकि ब्रिटिश सरकार को देना था, इसलिए एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी का काम था इस अकाल की पीछे की वजहों को पता करना। जब ये कमेटी बनाई गई तो इन्होंने अपनी जांच में ये पाया कि जो अनाज की कमी हो गई उसकी वजह से ये अकाल पड़ा। लेकिन ये अनाज की कमी हुई क्यों थी, इसके बारे में इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही गई थी। जैसे कि उन्होंने बताया कि 1942 में तूफान आया और भारी बारिश हुई और फसलों में कीट लगने की वजह से पैदावार कम हुई। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान में रंगून को अपने कब्जे में ले लिया था और वहां से धान का इंपोर्ट रुक गया। इसकी कंजम्पशन और सप्लाई में संतुलन तो बिगड़ा ही साथ धान की बिक्री के दाम बढ़ गए और इसी वजह से लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। इस रिपोर्ट का विरोध भी हुआ, मगर बाद में इस रिपोर्ट को पूरी तरह दबा दिया गया। लेकिन 1981 में इंडिया के इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन का एक आर्टिकल आता है, पॉवर्टी एंड फेमाइन। उनके इस आर्टिकल में अकाल से जुड़े इतने ज्यादा चौंका देने वाले आंकड़े आए कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। इन्होंने अपने आर्टिकल में 1941, 1942, 1943 की स्टडी की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि 1941 को अगर हम 1943 से कंपेयर करें तो 13% अधिक धान की पैदावार हुई। इसके अलावा 1943 में गेहूं और आटे का इंपोर्ट भी लगभग 13% ज्यादा किया गया था।
यहाँ तक कि डेटा ये भी बताता है कि मरने वालों की तादाद तीसरे और चौथे क्वार्टर में मरने की संख्या अधिक थी। हर साल ऐसा होता है कि स्टॉक में धान और गेहूं कुछ मात्रा में बच जाता है, जिसे अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, और 1942 के अंत में जो धान और गेहूं का स्टॉक था उसे 1943 में कैरी फॉरवर्ड किया गया था, और ये पिछले सालों की मात्रा में ज्यादा था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब सप्लाई और अनाज की उपज पिछले साल की तुलना में ज्यादा हुई थी, तो आखिर लोग भूख से क्यों मर गए? यानी कि बंगाल में जो 1943 का अकाल आया, उस समय भरपूर अनाज था, लेकिन उस भरपूर अनाज को भारत के लोगों से दूर रखा गया। उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि मौसम भी उस अकाल के लिए जिम्मेदार था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 1943 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि मिट्टी की जांच से पता चलता है कि मिट्टी में ह्यूमिडिटी कितनी है, कि आगे अकाल पड़ सकता है कि नहीं। इस रिपोर्ट में सूखे की बात को फेक बताया गया था। 1943 में जब मौसम और सप्लाई इतने बेहतर थे, तो उसके बाद भी लोगों को खाने को अनाज क्यों नहीं मिल पा रहा था? इस सवाल का असली जवाब था विंस्टन चर्चिल के पास। इस समय जब वर्ल्ड वार चल रहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने भारत के हिस्से का अनाज भारत के लोगों को नहीं बल्कि वर्ल्ड वार में लड़ रहे ब्रिटिश सैनिकों को भेज दिया गया था। सिर्फ ये ही नहीं, गोरों की सरकार ने भारत का अपना सैफ अनाज भी श्रीलंका भेज दिया गया। इसी के साथ उसी चर्चिल ने ऑस्ट्रेलिया से आए अनाज से भरे जहाज को भारतीय बंदरगाहों के बजाय मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिया। चर्चिल यही नहीं रुका। जब दूसरे देशों ने भारत के लोगों को गेहूं देना चाहा, तो चर्चिल ने दूसरे देशों पर भी रोक लगा दी। चर्चिल ये करता गया और भारत में रोज भूख से मरते गए। मीडिया बार बार इस बात का जिक्र करती रही कि जब चर्चिल से अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि भारत में लोग मर रहे हैं, तो उसने भारत के वायसराय को एक चिट्ठी भेजी। इसमें चर्चिल ने कहा कि गांधी अभी तक मरे क्यों नहीं। बंगाल का पूरा अकाल सरकार की लापरवाही से फैला, क्योंकि वे हालात का सही से असेसमेंट नहीं कर पाए, और साथ ही साथ डिलीवरी अरेंजमेंट का काम भी सही से नहीं कर पाए। 1943 की शुरुआती महीनों में जब हजारों लोग मर रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार ने किसी भी राहत प्रोग्राम को चालू नहीं किया, बल्कि अकाल जैसी किसी घटना को वे मानने से भी इनकार कर रहे थे। इसके अलावा सरकार ये नहीं चाहती थी कि ये बात किसी को पता चले। इसी वजह से अलग अलग राज्यों से भी फूड की सप्लाई को बंद कर दिया गया। अब इससे हुआ ये कि बंगाल में कालाबाजारी शुरू हो गई, जिसकी वजह से ऊंचे दामों पर अनाज बिकने लगा। जिनके पास पैसे थे, उन्होंने शुरुआत में ही अकाल को भांपते हुए बड़ी मात्रा में अनाज को खरीदकर अपने यहाँ स्टोर कर लिया था, और बचे अब गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं थे और नहीं कोई उपाय सिवाय मरने के। जैसा कि सूत्रों से पता चला था कि बड़ी मात्रा में अनाज वहाँ के सरकारी गोदामों में रखा हुआ था। ऐसे में चर्चिल को लगा कि अगर लोग भूख से तड़फ रहे होंगे, तो वो सरकारी गोदामों पर हमले करके अनाज लूट ले जाएंगे। इसीलिए उन्होंने सारा अनाज वहां से निकलवा लिया। चर्चिल के आर्डर को फॉलो करते हुए जनवरी 1943 में इंडिया के वायसराय ने लॉर्ड वेवेल ने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शन दिए कि बंगाल का अनाज श्रीलंका भेजा जाए। 1943 में अनाज का मूल्य फिक्स प्राइस से 3 गुना ज्यादा बढ़ गया था। इसके अलावा ब्रिटिश की बड़ी बड़ी बटालियन कलकत्ता में डेरा डाले हुए थी। इससे हुआ ये कि कलकत्ता में ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट बिगड़ गया। जब कलकत्ता वासियों और फौजियों के लिए सरकारी आपूर्ति कम पड़ने लगी, तो गांव से ऊंची कीमतों पर अनाज खरीदा गया और उसे शहरों में लाया गया। इससे ये हुआ कि गांव में और ज्यादा अनाज की किल्लत बढ़ गई और लोग मरने के लिए मजबूर हो गए। और रिपोर्ट में जो बात कही गई थी कि जापान ने रंगून पर कब्जा कर लिया था, इस वजह से भी यहाँ पर बहुत बड़ा असर पड़ा। जापान से लड़ाई के लिए ब्रिटेन ने कई गांवों को युद्ध क्षेत्र मान लिया था। इस दौरान उन गांवों में जो धान की फसल बोई गई थी, उसे सैनिकों और बमबारी की वजह से बर्बाद हो जाना पड़ा। ऐसे में बंगाल में जो दूर के गांव के लोग थे, वो अपनी खेती कर लेते थे, वे भी बर्बाद हो गए थे। लेकिन बंगाल के इस पूरे टाइम पीरियड में चर्चिल का जितना बड़ा रोल है, उतना ही बड़ा रोल मीडिया का भी है। जापानी फौज बर्मा की सीमा पर आ टिकी थी
ऐसे में अगर मीडिया अकाल का जिक्र करता तो ब्रिटिश पार्लियामेंट और यहाँ के लोगों में चर्चा होती, जिससे इंग्लैंड की फौजों को युद्ध में दिक्कत हो सकती थी। इसी वजह से तमाम भारतीय और ब्रिटिश अखबार चुप थे और इस खामोशी से 1943 के 3 क्वार्टर बीत गए। लोग मरते रहे और इसकी कोई खबर बतौर अखबार छापी ही नहीं गई। इसके बाद बतौर अखबार द स्टेटमेंट नाम का एक अखबार अंग्रेजी सरकार से भिड़ गया। 16 अक्टूबर 1943 को अपने एडिटोरियल में इस आपदा का जिक्र किया। इंग्लैंड लगातार भारत के वायसराय पर दबाव डाल रहा था कि मित्र राष्ट्रों की फौजों के लिए वे और अनाज भारत से निकालकर भेजे। वेवेल ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को बंगाल के हालातों के बारे में बताया था कि यहाँ पर लोग बिना खाने के लिए मर रहे हैं। जब चर्चिल ने ये बात सुनी तो गुस्से में उन्होंने कहा कि गलती हिंदुस्तानियों की है जो खरगोश की तरह बच्चे पैदा करते हैं। ये वो दौर था जब वायसराय वेवेल की इंडिया में पोजीशन बहुत खराब थी। ना तो कांग्रेस उनकी सुन रही थी और न ही मुस्लिम लीग उनकी सुन रही थी। और इसी बीच गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन ने गवर्नमेंट को पटरी से उतार दिया था। वेवेल अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में इसी वजह से अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा रहे थे और इसका रिजल्ट ये रहा कि तीसरी तिमाही में अनाज के दाम लोगों की लिमिट से बाहर हो गए। लोगों को धान नहीं मिला। भूखे लोगों के जत्थे धान लूट रहे थे। सड़कों के किनारे भूख से मरे हुए लोगों की लाशें पाई जा रही थी। लेकिन चर्चिल हिटलर बन चुका था और भारत के लोग उसके लिए यहूदी थे। इसीलिए कहा जाता है कि इस दौरान बंगाल में जिन्हें राशन मिला भी वो बस 400 कैलोरी के बराबर था। भारत के वायसराय वेवेल की डायरी से ये पता चला कि चर्चिल केवल उन लोगों तक राशन पहुंचाना चाहते थे जो युद्ध में कोई योगदान दे रहे थे। और इसी समय में इंग्लैंड में कुछ लोग चर्चिल को हिटलर कहने लग गए थे, लेकिन उस पर ना तो भारतीयों के भूखे मरने पर कोई असर पड़ता था और न ही हिटलर कहे जाने से वो भारत को आज़ादी देना तो दूर, वो भारत पर पकड़ बनाने के लिए नए नए प्लान बना रहा था। 1937 में वायसराय लिनलिथगो को लिखे एक पत्र में चर्चिल ने इस बात की मंशा जाहिर की थी। उनके हिसाब से इंडिया पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बाबू क्लास को पूरी तरह खत्म कर उनकी जगह पर ब्रिटिश अधिकारी अपॉइंट किए जाएं। युद्ध खत्म होने के बाद वो इंडिया में 1,60,000 अंग्रेजी कोच और इतने ही पुलिस ऑफिसर्स और 8 लाख भारतीय तैनात करने की सोच रहे थे, जिससे भारत पर चर्चिल की पकड़ मजबूत हो सके। असल में चर्चिल को इस बात से मतलब था कि भारत के रिसोर्सेज को कैसे लंबे समय तक चूसा जा सके। इस अकाल की खबर ब्रिटिश जनता तक नहीं पहुंचने दी गई और इस अकाल का जिम्मेदार कुछ जमाखोरों और मौसम पर लगाया गया। लेकिन द स्टेटमेंट ने जो खबर छापी उसके एडिटोरियल ने संसद में बैठे लोगों को जगा दिया। और तो और इंग्लैंड की रानी भी होश में आई और उन्होंने सरकारी मशीनरी की तरफ से बंगाल की ओर सहायता पहुंचाने के आदेश दिए। सबसे अच्छी बात ये रही कि अगली फसल की कटाई हो गई, जिसकी वजह से धान की आपूर्ति फिर से कायम हो गई। इसीलिए ऐसा कहा गया कि यदि उस समय डेमोक्रेटिक फोर्सेस भारत में होती तो सरकार का नजरिया अकाल के प्रति इस तरह लापरवाही का ना होता। ऐसे में आज भारत में मेहरबानी है कि इस कारण से भारत में अकाल नहीं पड़ते हैं। चर्चिल के इतने बड़े नरसंहार के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। इन सब बातों के बावजूद इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता, ब्रिटेन के लिए चर्चिल हीरो थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर चर्चिल को चुनाव में हार नहीं मिलती तो भारत को आज़ाद होने के लिए और इंतजार करना पड़ता। चर्चिल भारत की आज़ादी के बिल्कुल खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि रेसिस में व्हाइट ही सबसे बेहतर है। ऐसे में जब माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया तो उस समय विंस्टन चर्चिल भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन तब भी उन्होंने भारत को आज़ादी देने का सख्त विरोध किया था। भारत आने से पहले जब माउंटबेटन उनसे मिलने गए तो चर्चिल ने उन्हें कहा था कि तुम ब्रिटिश अंपायर को भारत से खत्म करने जा रहे हो। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें।